हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रियम्बल। ऑलरेडी हम काफी सारी चीजें कवर कर चुके हैं, जिसमें है हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सैलिएंट फीचर है एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तीन टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रियम्बल। प्रियम्बल को हम डिस्कस करेंगे और ये काफी डिटेल में आपको मैं चीजें बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले जो प्रियम्बल है उसको कहा जाता है इट इज अ सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि ये जो प्रियम्बल है ना, ये प्रियम्बल आपको बता देता है कि इस प्रियम्बल के अंदर क्या क्या है। ठीक है, जैसे इंसान के अंदर सोल होती है, उसको एक तरीके से लिविंग बीइंग बनाती है, उस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो प्रियम्बल है वो पूरी डिटेल बताता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है, हाउ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज लिविंग राइट नाउ टू गवर्न द सोसाइटी। ओके, नाउ नेक्स्ट चीज है कि आपका आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्रियम्बल को किसने कहा था? एन ए पालकीवाला इंडिया के वन ऑफ द फेमस एडवोकेट रहे हैं। उनका नाम याद रखिएगा। बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट है, जैसे कि केशव नंद भारती केस का जो जजमेंट है, उस जजमेंट में भी आपका रोल मिलेगा एन ए पालकीवाला का। ठीक है, तो एन ए पालकीवाला ने जब आर्ग्यूमेंट की थी, तो आर्ग्यूमेंट के टाइम पर यह कहा था कि जो प्रियम्बल है ये आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का। ऑलराइट, नाउ होरोस्कोप ऑफ आर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये लाइन किसने कहा था कि ये जो प्रियम्बल है ये होरोस्कोप है हमारे सॉवरेन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक जो इंडिया है उसका। ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूशन है उसका। तो ये कहा था के एम मुंशी ने, और के एम मुंशी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। ठीक है, नाउ की नोट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसने कहा था? सर अंस बार्कर ने कहा था कि ये जो प्रियम्बल है ये एक की नोट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ऑलराइट, की नोट क्यों बोला था? क्योंकि आप देखिए, जब भी कोई चीज पढ़ते हैं, आप नोट्स बनाते हैं, तो उसमें से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स लिखते हैं ना। तो सिमिलरली इस प्रियम्बल में भी वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई है जो एक नोट्स में लिखी होती, जो भी आप नोट बनाते हैं, स्टडी नोट बनाते हैं। ठीक है, नाउ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखेंगे तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ तीन वर्ड मेंशन थे, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ठीक है, उनके साथ साथ कुछ और वर्ड्स को भी यहां पर ऐड किया गया था। फॉर एग्जांपल सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, SSI। ये जो तीन वर्ड है ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से इंट्रोड्यूस किए गए थे, इसमें ऐड किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब इसको याद कैसे रखेंगे? हमेशा से याद रखना कि जब इंदिरा 1976 में 1975 में देश में इमरजेंसी लगी थी। ठीक है, 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। मैंने ऑलरेडी बताया कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और ये मेरी जो एनालिसिस है, मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो जवाहरलाल नेहरू थे वो इतने बड़े सोशलिस्ट नहीं थे जितनी बड़ी इंदिरा गांधी थी। ठीक है, तो याद रखिएगा सोशलिस्ट इंदिरा गांधी ने ऐड किया था। फिर सेक्युलर, सेक्युलर वर्ड भी इंदिरा गांधी ने ऐड किया था। और इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी क्यों? क्योंकि देखिए, इंटीग्रिटी इसलिए क्योंकि ये जो इमरजेंसी लगाई थी ना, तो इमरजेंसी लगाई थी तो यहां पर क्या था, इंडिया के अंदर बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो इस वजह से यहां पर इंटीग्रिटी वर्ड ऐड किया गया था कि वी हैव टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, नाउ अब ये जो प्रियम्बल है ना, अब ये प्रियम्बल दो पार्ट में आपको समझना पड़ेगा। प्रियम्बल दो पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, सबसे पहले तो ये प्रियम्बल आया कहां से? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया था, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया था जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मूव किया गया था। और बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, उसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेस पर उसका नाम रखा गया था प्रियम्बल। और ये प्रियम्बल कहां से अडॉप्ट हुआ है? ये यूएसए से अडॉप्ट हुआ है, ये याद रखिएगा। अब अगर आप प्रियम्बल को स्टडी करते हैं तो प्रियम्बल को आपको समझ में आएगा कि प्रियम्बल दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो नेचर है और एक ऑब्जेक्टिव है। ये प्रियम्बल बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या नेचर है और कॉन्स्टिट्यूशन का क्या ऑब्जेक्टिव है। हमने ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है इसका नेचर क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अब इसको ऐसे समझिए, आपके घर में मान लीजिए आप दो भाई हैं। अब एक भाई का नेचर अलग हो सकता है, एक भाई का नेचर अलग हो सकता है। मान लीजिए एक जो है वो इलीगल काम करके पैसा कमाना चाहता है और एक ईमानदारी से मेहनत करके कमाना चाहता है। एक है 9 to 5 की जॉब करके कमाना चाहता है, एक बिजनेस करके कमाना चाहता है। तो दोनों का नेचर अलग है, दोनों का काम करने का तरीका अलग है। तो उसी तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये बताता है कि जो इंडिया है पूरा का पूरा, जो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडिया इस कॉन्स्टिट्यूशन से रन होगा, इसका नेचर क्या होगा।
किस तरीके का नेचर होगा। इंडिया का नेचर अलग हो सकता है, अमेरिका का अलग है, रशिया का अलग है, चाइना का नेचर अलग है, हर कंट्री का नेचर अलग है। लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि जो दो लोग अलग अलग तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं, अलग अलग नेचर है, बट उनके ऑब्जेक्टिव एक हो सकते हैं। मान लीजिए जो गलत तरीके से पैसा कमाना चाहता है वो भी गरीबों की मदद करना चाहता है, और जो ईमानदारी से पैसा कमाना चाहता है वो भी गरीब लोगों की मदद करना चाहता है। तो दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या है? सेम है। तो नेचर अलग हो सकता है, ऑब्जेक्टिव सेम हो सकते हैं। नेचर अलग हो सकता है, ऑब्जेक्टिव अलग हो सकते हैं। और नेचर अलग होने के साथ साथ नेचर अगर सेम हो जाए तो ऑब्जेक्टिव भी अलग हो सकते हैं। तो ये यहां पर हम बात करेंगे कि नेचर समझेंगे क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में का जो नेचर है वो क्या है? सोवरेन है। इंडिया का जो नेचर है एक तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है तो भैया इंडिया का भी नेचर होगा। क्या है? सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। आपको ये वर्ड इसी क्रोनोलॉजी में याद रखने पड़ेंगे। बहुत सारे एग्जाम में क्रोनोलॉजी पूछ लेता है कि किस क्रोनोलॉजी में मेंशन है। ठीक है, तो सबसे पहला सोवरेन मेंशन है, फिर सोशलिस्ट है, फिर सेक्युलर है, फिर डेमोक्रेटिक है और फिर रिपब्लिक मेंशन है। अब नाउ सोवरेन कैसे हैं? मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है कि सोवरेन का मतलब क्या है, कि इंडिया खुद के फैसले ले सकता है, इंडिया आजाद है, किसी बाहरी कंट्री को डिक्टेट करने की जरूरत नहीं है। अब ब्रिटेन, हम ठीक है इंडिया कॉलोनी रहा है ब्रिटिशर्स की, लेकिन आज के टाइम में ब्रिटेन ये नहीं कह सकता ये कानून हटा दो या ये कानून बना दो। हमारी डिस्क्रिशनरी पावर है, पार्लियामेंट सोवरेन है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कोई कानून बनाना चाहता है या नहीं बनाना चाहता। वो बात अलग है कि एक तरीके से कंस्ट्रक्टिव प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगी, कि जैसे अमेरिका ने, मान लीजिए इंडिया चाहता है रशिया से ऑयल खरीदना, लेकिन अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए, लेकिन सैंक्शंस लग गए इस वजह से हमें मजबूरी से रशिया से ऑयल नहीं खरीदना पड़ेगा, हम दूसरी जगह से खरीदेंगे। तो यहां पर स्टिल हम बाइंडिंग नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक बार उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया तो हमें वो ही करना पड़ेगा, स्टिल हमारी चॉइस है। लेकिन हम अगर वो फैसला लेते हैं तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो इंडिया की इकोनॉमी को के अगेंस्ट ही चला जाए, इंडिया की इकोनॉमी के फेवर में ना रहे, इसलिए हम उस बात को जो है मान रहे हैं शायद। तो यहां पर जो सॉवरेन वर्ड है वो याद रखिएगा, जो भी कंट्री अपने फैसले खुद ले सकती है, इंडिपेंडेंट है, वो सॉवरेन है। ठीक है, किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है, उसका कोई सुपीरियर नहीं है। मान लीजिए कि मैं यहां पर हूं, यहां पे मेरे मम्मी पापा हैं, अब क्या मैं सॉवरेन हूं, क्या मैं सुपीरियर हूं? मैं नहीं हूं, क्योंकि मुझे इनका ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। लेकिन कल को मान लीजिए सिर्फ मैं अकेला हूं, सेपरेट हो गया, अब मैं बिल्कुल अलग हूं, तो यहां पर कौन है? सिर्फ मैं हूं, मेरे ऊपर कोई मालिक नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या हो गया? सॉवरेन हो गया। तो वैसे ही इंडिया में जो सबसे ऊपर है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, सबसे बड़ा क्या है? पार्लियामेंट है, सबसे बड़ी क्या है? जुडिशरी है। तो इनके ऊपर कोई नहीं है, इवन तो प्रेसिडेंट के ऊपर कोई नहीं है, तो प्रेसिडेंट के ऊपर कोई नहीं है तो वो क्या है? सॉवरेन है। नाउ सोशलिस्ट, हम सोशलिस्ट कैसे हैं? देखिए, सोशलिस्ट को समझने से पहले आपको कुछ इकोनॉमिक मॉडल समझने पड़ेंगे, जो मैंने आपको शायद पहले भी वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। एक कैपिटलिस्ट मॉडल होता है, एक आपका सोशलिस्ट मॉडल होता है, और एक आपका मिक्स मॉडल होता है। ठीक है, कैपिटलिस्ट मॉडल में क्या होता है? ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे लोगों के लिए, हम सिर्फ लोगों हम हमारा काम क्या है? सिर्फ लोगों की बेसिक एमिनिटीज के लिए काम करना हमारी जिम्मेदारी है, बाकी सब सिर्फ जो भी है मार्केट अपने आप देखेगी। मान लीजिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एक कैंसर की दवाई बनाई, तो कैंसर की दवाई बनाई तो वो कंपनी जितने में चाहे उतने में बेचे, उसमें सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। कोई गरीब मर रहा है, भूखा मर रहा है, किसी को इलाज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसमें सरकार का क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो मार्केट इकोनॉमी है। लेकिन सोशलिस्ट में क्या होता है? सब कुछ सरकार करेगी लोगों के लिए। ठीक है, इंडिया का एग्जांपल लीजिए, कि आपको अगर मान लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आयुष्मान भारत स्कीम दी है आपको। ठीक है, बहुत सारे गरीब ऐसे लोग हैं जो पॉवर्टी में रह रहे हैं, वो खुद का जो है खाना नहीं खरीद सकते, तो उनके लिए राशन कार्ड के थ्रू राशन देने का काम कर रहे हैं हम। ठीक है, हम आयुष्मान भारत स्कीम है, उज्ज्वला योजना स्कीम है, तो हम इतनी सारी स्कीम्स चलाते हैं। बहुत सारी जगह पे आप देखिए इंडियन रेलवे सर्विस प्रोवाइड कराती है। अगर इंडियन रेलवे को प्राइवेटाइज कर देंगे, आप प्राइवेट्स के हाथ में दे देंगे, तो जो गरीब है वो ट्रैवल कैसे करेगा? आप देखते हैं 10-10, 20-20 रुपए के टिकट में आप ट्रैवल कर लेते हैं। तो बेसिक एमिनिटीज जो प्रोवाइड करा रही है लोगों को, वो कौन प्रोवाइड करा रही है? सरकार प्रोवाइड करा रही है। नाउ मिक्स मॉडल क्या होता है? मिक्स मॉडल होता है जैसे इंडिया में है। ठीक है, पूरा सोशलिस्ट कहां पर था? रशिया के अंदर था। कम आपको कैपिटलिस्ट कहां देखने को मिलेगा? यूएसए के अंदर। लेकिन मिक्स मॉडल कहां पर देखने को मिलेगा? जहां पे कैपिटलिस्ट भी है और जहां पर
सोशलिस्ट मॉडल भी है इंडिया के अंदर। कैसे? इंडिया में कैसे देखने को मिलेगा कि इंडिया में आपका क्या है, सरकारी हॉस्पिटल भी है तो प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, गवर्नमेंट स्कूल है तो प्राइवेट स्कूल भी है। जो बच्चा प्राइवेट स्कूल को अफोर्ड नहीं कर सकता उसको एजुकेशन प्रोवाइड कराने का राइट किसका है? स्टेट का, सरकार का, क्योंकि सोशलिस्ट मॉडल अडॉप्ट कर रखा है। जहां पर कोई भी प्राइवेट में इलाज अफोर्ड नहीं करा सकता तो उसको इलाज कराने का जिम्मेदारी किसका है? सरकार का है, क्योंकि अगेन सोशलिस्ट मॉडल है। तो जहां पर कोई इंसान प्राइवेट में अफोर्ड नहीं कर सकता वो कहां पर जा सकता है? गवर्नमेंट के। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है सेक्युलर। जब मैंने सैलिएंट फीचर वाला आपको एक्सप्लेन किया था तो उसमें मैंने आपको पूरा बताया था कि सेक्युलर कैसे है। कैसे है सेक्युलर, फिर से मैं बता देता हूं। आर्टिकल 14 इक्वालिटी की बात करता है। इक्वालिटी की बात जब हम कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं? आप किसी भी चीज पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, हर व्यक्ति को इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा, यानी कि चाहे अगर किसी का रिलीजन अलग है तो भी आपको इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा। दूसरा आर्टिकल 15 कहता है कि रिलीजन के बेस पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आर्टिकल 16 कहता है कि आप जब गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करा रहे हैं, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, तब आप रिलीजन के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आर्टिकल 25 से 28 आपको क्या दे रहा है? वो आपको कह रहा है कि आप जो है आपके पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, वो डायरेक्शन देता है स्टेट को कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाइए। नाउ मैंने आपको उस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि सेक्युलरिज्म, जो सेक्युलरिज्म वर्ड है आप दो तरीके से समझ सकते हैं, एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में, एक इंडियन कॉन्सेप्ट में। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को हम निगेटिव सेक्युलरिज्म कहते हैं, बहुत बार यूपीएससी मेंस में आया है। और जो इंडियन सेक्युलरिज्म है वो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। वेस्टर्न सेक्युलरिज्म ये कहता है कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच पे ज्यादा फोकस करेंगे, हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे, फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारा काम नहीं है, क्योंकि स्टेट का जो काम है वो किसी भी धर्म को में इंटरफेयर करना या उसको प्रमोट करने का काम नहीं है। देयर शुड बी अ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड द गवर्नमेंट एंड द स्टेट। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है, जब भी वो पॉलिटिकल राइट्स को प्रमोट करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं स्टेट, तो वहां पे रिलीजन का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपने किसी के धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोल दिया तो सामने वाला आके आपकी गर्दन काट देगा, तो वहां पे सोसाइटी में केओस हो जाएगा। तो ये क्या है? निगेटिव, इसको हमने सेक्युलरिज्म बोला। लेकिन इंडिया के केस में क्या? पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। स्टेट इंटरवीन करता है रिलीजन में। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, फॉर एग्जांपल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, जो धर्म के बेस पर बनी हुई है, माइनॉरिटीज के लिए बनी हुई है, वो यूनिवर्सिटीज को फंड किया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर उनके डेवलपमेंट की जरूरत है। दूसरी चीज, आप किसी के भी धर्म के बारे में कुछ बोल के देखो तो आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच को फोकस नहीं किया जाएगा, उसको सप्रेस कर दिया जाएगा, आपके फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे फोकस किया जाएगा। ठीक है, तो उसको जेल भेज देंगे, उसको सजा होगी। तो इस तरीके से ये जो सेक्युलरिज्म है ये आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेगा, बट इट इज ए पॉजिटिव टर्म। ठीक है, नाउ डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक कैसे है? आप इंडिया में कोई भी पोस्ट देखिए, चाहे वो प्रेसिडेंट की है, चाहे वो एमपी की है, चाहे वो एमएलए की है, चाहे वाइस प्रेसिडेंट है, कोई भी है, चाहे वो पीएम है, कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी पोजीशन पे आ रहा है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन या कोई भी चीज हो, वहां पर इलेक्शन के थ्रू आ रहा है। तो डेमोक्रेटिक कैसे है सोसाइटी? सबसे पहली बात तो आप समझिए, इंडियन सोसाइटी सिर्फ इलेक्शन का होना, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, अमंग द पीपल, यही डेमोक्रेसी नहीं है, यही डेमोक्रेटिक नहीं है। यहां पर आपको डिबेट एंड डिस्कशन, देखिए, एक तो डिबेट एंड डिस्कशन होना चाहिए डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए। दूसरा, आपके पास चॉइस होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज आपको अच्छे से मिल जाएगी तो भाई बहुत बढ़िया, वो सोसाइटी डेमोक्रेटिक है। तो यस, पार्लियामेंट में कोई भी बिल आता है तो उस पर डिबेट एंड डिस्कशन होता है। उसके बाद आपके पास चॉइस है, उसको उसके साथ आगे जाना है या नहीं जाना। ऐसा नहीं है कि आप आए, मोदी जी आए, बोल दिया कि चलो ठीक है ये करेंगे तो यही करेंगे। इवन तो होता यही है, क्योंकि हमारा जो है वो मेजोरिटोरियन गवर्नमेंट है, जिसके पास ज्यादा नंबर होंगे वो पास करा लेगा। लेकिन सपोज मान लीजिए हर बार ऐसा नहीं हो सकता ना, क्या पता लोकसभा में तो आपके पास मेजोरिटी है बट राज्यसभा में नहीं है। लेकिन कुछ बिल ऐसे हैं जहां पर स्टेट की भी रेक्टिफिकेशन चाहिए, हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेशन। तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि बिल्कुल डिक्टेटरशिप नहीं है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। आपके पास अगर हर जगह पे अच्छे नंबर होंगे तो आप वो बिल पास करा लेंगे, नहीं होगा तो वो नहीं हो सकता, यानी कि चॉइस है, नहीं करना पास हमें। तो याद रखना ये। रिपब्लिक कैसे? रिपब्लिक के लिए समझना पड़ेगा कि 1947 से पहले इंडिया जो था वो कॉलोनी था ब्रिटिशर्स की। लेकिन 1947 में जब आजादी मिली तो टिल 1950 तक इंडिया डोमिनियन स्टेटस में था। नाउ व्हाट इज डोमिनियन स्टेटस? डोमिनियन स्टेटस का मतलब यह है कि यहां पर गवर्नमेंट तो इंडियंस की होगी, लेकिन इसका जो हेड होगा, यहां पर जो हेड होगा वो ब्रिटिशर्स के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा।
ठीक है, यहां पर जो हेड होगा वो ब्रिटिशर्स के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। तो 1947 के द्वारा जो हेड ऑफ द स्टेट था इंडिया का, वो ब्रिटिशर्स के द्वारा अपॉइंट किया गया था, सी राजा गोपालाचारी। लेकिन 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ, तो 24 जनवरी को 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का इलेक्शन हो चुका था एज ए फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन उन्होंने ऑफिस को एज्यूम किया था, चार्ज लिया था 26 जनवरी 1950 को। और जैसे उन्होंने ये चार्ज लिया, वैसे ही इंडिया क्या हुआ, डोमिनियन स्टेटस से बदलकर रिपब्लिक हो गया। रिपब्लिक मतलब रिपब्लिक, गणतंत्र, ठीक है, यानी कि दोबारा जनता का राज। दोबारा जनता का राज कैसे? क्योंकि हम अपना एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर कर भेज रहे हैं जो हमको रूल करेगा। हर 5 साल बाद उसको हटाया जा सकता है या री इलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। अब जितनी भी पोस्ट है हमारे यहां पर, चाहे वो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, या तो वो डायरेक्टली इलेक्शन है, डायरेक्टली इलेक्टेड है, या इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। जैसे एमपीज आप देखिए, एमपीज और एमएलए को आप डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद जितनी भी पोजीशंस हैं सब इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। बट इनडायरेक्टली इलेक्टेड है वो किसके द्वारा है? जिनको आपने चुन के भेजा, जिनको जनता ने चुन के भेजा। ना हमने अब यहां पे नेचर कवर कर लिया है, सॉवरेन हो गया, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो इंडिया है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है जस्टिस, न्याय प्रोवाइड कराना, लिबर्टी, लोगों को आजादी दिलाना, इक्वालिटी, सबको इक्वली ट्रीट करना, ठीक है, और फ्रेटर्निटी, और आपस में सबके अंदर भाईचारा होना चाहिए, ठीक है। तो यही सारी चीजें। अब इनको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जस्टिस, जस्टिस कैसे है? देखिए, जस्टिस है हमारा सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तीन तरीके के जस्टिस है, ठीक है। तीन तरीके का जस्टिस हमें प्रोवाइड कराना है, याद रखिएगा, 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस। अब ये लिया कहां से है? मैंने जैसे आपको बताया लास्ट वीडियो में कि हमने बहुत सारी चीजें अलग अलग कंट्रीज से अडॉप्ट की है। लगभग हमने 60 कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन रीड किया था, स्टडी किया था, तब जाके हमने वहां से अडॉप्ट किया है। तो ये लिया गया है जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में, वहां से। इस रेवोल्यूशन के आइडियल्स क्या थे? कि जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। नाउ सोशल जस्टिस आपको कैसे मिल रहा है? सोशल जस्टिस आपको मिल रहा है कि जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन में बोला है कि राइट टू इक्वालिटी होगा आपके पास, ठीक है। आपके पास आर्टिकल 15 के अंदर बोला है कि किसी के भी साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किसी भी बेस पे, ना जाति पे, ना धर्म पे, ना कास्ट पे, ना जेंडर पे, ठीक है, ना प्लेस ऑफ बर्थ पे, किसी भी चीज पर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो ये क्या है? सोशल जस्टिस, समाज में आपको न्याय दिला रहा है। फिर आपको जब पब्लिक इंप्लॉयमेंट देंगे, तब आपको इक्वल रिजर्वेशन दिया जाएगा, तो वो भी आपका सोशल जस्टिस का पार्ट है। फिर आपका अनटचेबिलिटी नहीं होगी, एबोलिशन ऑफ टाइटल होगा, कोई राजा महाराजा नहीं लगाएगा, ये सब सोशल जस्टिस का पार्ट है। इकोनॉमिक जस्टिस कैसे मिलता है? अब ये याद रखना, जो इकोनॉमिक लिबर्टी है ना, ये आपको प्रियम्बल में भी मिलेगी और ये डीपीएसपी में भी लिखी हुई मिलेगी। अब कैसे मिल रही है आपको इकोनॉमिक जस्टिस? आपने मनरेगा स्कीम का नाम सुना है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो, जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, पढ़े लिखे नहीं है, वो कमाएंगे कैसे? अपना जीवन कैसे जिएंगे? तो उनके लिए मनरेगा स्कीम लिया है। किसी के लिए स्कॉलरशिप लिया है जो बच्चा फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकता, कि भैया एजुकेशन के लिए है, या फिर मान लो आगे फर्दर स्टडीज के लिए है। तो जो भी फाइनेंशियल लेवल पे, मान लो फ्री लीगल एड सर्विस दिया है। फ्री लीगल एड सर्विस जो है वो एक तरीके का इकोनॉमिक जस्टिस है। जो भी किसी के भी अगेंस्ट अगर कोर्ट में कोई केस हो जाता है, या केस करना है किसी को, और वो फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसके लिए भी एक सरकार के द्वारा वकील प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आपको इकोनॉमिक जस्टिस है। पॉलिटिकल जस्टिस कैसे है आपके साथ? पॉलिटिकल जस्टिस ऐसे है कि आप पहले ब्रिटिशर्स के टाइम पर हर किसी को वोट देने का अधिकार नहीं था। जो पढ़े लिखे हैं, जो टैक्स पेयर हैं, बिजनेसमैन हैं, उन सबको वोट देने का अधिकार था। लेकिन अब जो भी व्यक्ति, 21 साल पहले एज रखी गई थी, इसको हटाकर 18 कर दिया गया। तो जो भी व्यक्ति आज के टाइम पर 18 साल से ऊपर है, हर किसी को वोट डालने का अधिकार है। दूसरी चीज, हर किसी को इलेक्शन लड़ने का अधिकार है। अगर आप जेल में भी बंद है ना, तब भी जाकर आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। अगर आप जेल में बंद है तो भी आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन अगर इलेक्शन जीत जाते हैं वो, तब उसकी गारंटी नहीं है कि आप उसके बाद पार्लियामेंट में या फिर मान लो स्टेट लेजिस्लेचर में जा सकते हैं। नहीं, आपको इलेक्शन लड़ने का अधिकार तो दे रहा है वो, लेकिन उसके बाद के अधिकार तो आपके, फिर जो भी क्रिमिनल केस चल रहा है आपके, आप जेल में बंद हो तो ऐसा थोड़ी है कि जेल से बाहर भेज देंगे। नहीं नहीं, वो नहीं हो सकता। आप ओथ नहीं ले सकते जाकर वहां पर पार्लियामेंट में या फिर असेंबली के अंदर। और जब तक आप ओथ नहीं लेंगे, तब तक आप उसके मेंबर नहीं बनेंगे, तब तक आपको कोई भी प्रिविलेज नहीं मिलेगा। लेकिन इलेक्शन लड़ने का अधिकार तो है ना आपके पास, याद रखिएगा।
अब कोई भी व्यक्ति इलेक्शन लड़ रहा है, कोई भी लड़ सकता है, आप लड़ सकते हैं, मैं लड़ सकता हूं, कोई भी व्यक्ति अगर 25 साल से ऊपर है तो लोअर हाउस का, और 30 साल से ऊपर है तो अपर हाउस का, और 21 साल से ज्यादा है तो पंचायत वगैरह का, इन सब के इलेक्शन लड़ सकते हैं हम। अब ऐसा कोई रोक टोक नहीं है। तो हर किसी को पॉलिटिकल राइट मिला है, पहले ऐसा नहीं था, राजा महाराजा ही रूल कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। दूसरा, आपको लिबर्टी मिली है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। 5 तरीके की लिबर्टी है। आप कुछ भी सोच सकते हैं, जो भी आप सोच रहे हैं उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी भी चीज में मान सकते हैं, ठीक है, पूजा कर सकते हैं। तो ये सब आपको लिबर्टी दी है, और सेम लिबर्टी आपको आर्टिकल 25 से 28 में मिल जाएगी। ठीक है, ये आपको आजादी दी गई है। आपको जो थॉट एंड एक्सप्रेशन है ये आर्टिकल 19 में मिल जाएगा। तो ये याद रखिएगा, हमें आज के टाइम पर 5 तरीके की लिबर्टी दी गई है। फिर इक्वालिटी की बात करते हैं। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देमसेल्फ। तो 2 तरीके की इक्वालिटी, एक तरीके से स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये दोनों कंबाइन है, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, और ये आपका है फिर आपका प्रमोट अमंग देम। ठीक है, कैसे कैसे मिलता है आपको ये सब? आपको स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी कैसे मिल रही है? आपको रिजर्वेशन दे दिया, रिजर्वेशन देके अब आपको एक स्टेटस पर ले आए। ऐसा नहीं है कि एक गरीब आदमी है तो वो वहीं पर रहेगा, उसको ऊपर अपलिफ्ट करने की कोशिश की गई है, उसका स्टेटस इंप्रूव करने की कोशिश की गई है। स्टेटस कैसे इंप्रूव होगा? जब उसको इंप्रूव करने की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। अब अपॉर्चुनिटी कैसे दी? हमने हमने अपॉर्चुनिटी दी है उसको जस्टिस प्रोवाइड कराकर, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड कराकर। हमने उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई है लिबर्टी देकर। ठीक है, तो ये सब चीजें, और हमारा काम है कि लोगों में हम ये चीजें प्रमोट करें। और आपको अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17, अबोलिशन ऑफ टाइटल आर्टिकल 18। कोई राजा महाराजा नहीं होगा, कोई टाइटल नहीं लगा सकता अपने आगे। ऐसे टाइटल जो बाप से बेटे को आए हैं विरासत में, ऐसे टाइटल्स। लेकिन अगर कोई टाइटल ऐसे हैं जो आपने अर्न किए हैं, कमाए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अकेडमिक, आपके नाम के आगे प्रोफेसर लग गया, डॉक्टर लग गया, ये सब चीज, ये अकेडमिक है। मिलिट्री के हो गए, मिलिट्री के कैसे हो गए? जैसे लेफ्टिनेंट हो गया, कैप्टन हो गया, कर्नल हो गया, ब्रिगेडियर हो गया, जनरल हो गया, तो ये सब आपके नाम के आगे प्रीफिक्स लगते हैं। ये टाइटल्स आप लगा सकते हैं। ठीक है, फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी कैसे पता चल रही है? फ्रेटर्निटी का मतलब है अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो याद रखना, जो ये इंटीग्रिटी वर्ड है ये फ्रेटर्निटी के अंदर मेंशन किया गया है। ठीक है, तो फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है कि सबसे पहले तो हमें हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को मेंटेन करना है, इंश्योर करना है। भाई अगर मान लो आप एक व्यक्ति को कह रहे हो कि मेरे गिलास में पानी नहीं पी सकता, छुआ जो है, आपको अनटचेबिलिटी आप अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने बोला, तो ये सब चीजें अगर आप प्रोवाइड करा रहे, तो डिग्निटी कहां प्रोवाइड करा रहे हैं आप? डिग्निटी तो प्रोवाइड नहीं करा रहे। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? डिग्निटी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। जब डिग्निटी प्रोवाइड कराओगे तभी तो आपस में भाईचारा होगा। जब अगर आपस में ही लड़ेंगे तो कैसे भाईचारा होगा? ठीक है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। आपको जो देश है उसको यूनाइटेड रखना है, उसको बांटना नहीं है, और उसकी इंटीग्रिटी, उसकी छवि, उसकी इमेज को इंप्रूव रखना है। ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप देखोगे तो अगर आप इंडिया के अंग्रेज कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हो तो भैया फिर सामने वाले को तो मौका मिल जाएगा, उसको तो बांधना चाहिए। तो अगर आपके ऐसा हो सकता है कि इंटरनल जो आपके पॉलिटिकल या आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं वो इंटरनली आपके अलग हो सकते हैं, लेकिन जब आप एक इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप सब इंडियन है। वहां पर कोई कांग्रेस नहीं है, कोई बीजेपी नहीं है, कोई आम आदमी पार्टी नहीं है, हर कोई इंडियन है, कोई किसी धर्म का नहीं है, कोई किसी जाति का नहीं है। लेकिन हाँ, अंदर आपके डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो आपको यूनिटी एंड इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये जो आइडियल्स है ना, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये कहां से लिए गए हैं? ये तीनों कहां से लिए गए हैं? ये हमारे प्रेम्बल में आए हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से, जो 1789 से 1799 में तक चला था फ्रांस के अंदर, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये वहां से लिए गए हैं। और जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये रशियन रेवोल्यूशन से लिया, तो याद रखिएगा। ठीक है, अब एक चीज और मैं बता दूं, यहां पर आपने ये टर्म देखा है कि ये जो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस है ना, जब ये दोनों ही कंबाइन हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ठीक है, और इसमें मेंस में क्वेश्चन आ जाता है इस पर, तो याद रखिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के एग्जांपल जिसको पता है मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, बाकी तो हम आगे जब डिस्कस करेंगे वहां पर आपको ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा।
नाउ लिबर्टी का मतलब क्या होता है, ये प्रीलिम्स में आ जाते हैं। लिबर्टी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। आपको लिबर्टी कब मिलेगी? अगर आपको रोका नहीं जा रहा किसी चीज के लिए, जहां पर भी, फॉर एग्जाम्पल, आप बोल रहे हो कि मम्मी मैं दोस्त के बर्थडे पार्टी में जा रहा हूं, ठीक है, अगर वो आपको रोक रहे हैं हर जगह आने जाने से, तो क्या आपके पास लिबर्टी है? आप आजाद हो? नहीं हो। लेकिन अगर ये एब्सेंट हो जाए यहां पर, यानी कि ये रोक टोक हट जाए, तो आप क्या है, अपने फैसले ले सकते हैं कि कब आना है, कहां जाना है, कितने बजे घर से जाना है, कितने बजे घर वापस आना है। तो आप क्या, आपके पास लिबर्टी है? यस, आपके पास लिबर्टी है। तो एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट होना चाहिए। दूसरा, अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। जो भी इंडिविजुअल अपने आप को डेवलप कर रहा है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तभी जाकर कोई भी व्यक्ति खुद को डेवलप कर पाएगा, तभी उसको लिबर्टी मिलेगी। मान लीजिए अगर मैं पढ़ना चाहता हूं और मुझे पढ़ने से रोका नहीं जा रहा है, ठीक है, तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा, तभी तो मैं कुछ करूंगा। तो ये याद रखिएगा। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज। स्पेशल प्रिविलेज कैसे? कि जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, ये किसी राजा का बेटा है, ठीक है, और मान लीजिए ये एक दूसरा व्यक्ति ये किसी गरीब का बेटा है। तो हर चीज की फैसिलिटी अगर इसको आप प्रोवाइड करा देंगे, किसको बोले कि अरे नहीं नहीं, आप जो है आप इस कुर्सी पे बैठिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका मैं एक आपको लेजिटिमेट एग्जांपल दूं। देखिए, जुडिशियरी में जो भी लोग लीगल प्रैक्टिस करते हैं, अगर किसी के पेरेंट्स बड़े जज हैं या किसी के बड़े एडवोकेट हैं, तो जब भी वो उस लीगल फील्ड में एंटर करता है, तो उसके पास ऑलरेडी क्या होता है? स्पेशल प्रिविलेज होता है। एक स्पेशल प्रिविलेज होता है, उसको बड़े बड़े एडवोकेट्स वो पहले से ही जानता है। अगर वो किसी के अंडर प्रैक्टिस करने भी जाएगा तो उसको कोई भी रख लेगा, ठीक है, उसको मना नहीं करेगा। टेक दी एग्जांपल, जब वाईवी चंद्रचूड़ जब वाईवी चंद्रचूड़ देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, तो उनके बेटे डीवाई चंद्रचूड़ ने भी लॉ किया। तो जब डीवाई चंद्रचूड़ लीगल फील्ड के अंदर आएंगे, तो उनको कहीं ना कहीं अपने फादर का बेनिफिट तो मिलेगा ना यार, चाहे वो खुद लेना नहीं चाह रहे, बट लोग तो उनको देना चाह रहे होंगे ना। और धीरे धीरे बाद में उसी चीज का फायदा मिल गया, तो आप देखेंगे कि भैया वो भी जस्टिस सिस्टम में बहुत बहुत बड़ा नाम हो गया उनका। लेकिन वहीं पर जो ऐसा बच्चा है, कोई गरीब गांव से दूर जगह से आ रहा है, किसी को जानता नहीं है, तो भैया उसके लिए टफ है उस लीगल फील्ड के अंदर एंटर करना, बहुत टफ है कंपेयर टू उस व्यक्ति के लिए जो ऑलरेडी इसके पेरेंट्स लीगल फील्ड के अंदर। तो अगर ऐसा है, तो क्या वहां पर आपको इक्वालिटी देखने को मिलेगी? नहीं है इक्वालिटी वहां पर। इक्वालिटी तभी मिलेगी जब आप ये स्पेशल प्रिविलेजेस को खत्म कर देंगे, यानी कि देयर शुड बी एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज। नाउ फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है? फ्रेटर्निटी का मतलब है सेंस ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारा। और कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट कैसे करता है इसको? किसकी? फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी की, यानी भाईचारे की ये जो फीलिंग है, इसको प्रमोट कैसे करता है? बाय द सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। हर व्यक्ति की जो सिटीजनशिप है उसको क्या कहते हैं? सिंगल सिटीजनशिप। हर कोई एक समान है, ठीक है। ऐसा नहीं है यूपी की सिटीजनशिप अलग है, हरियाणा की अलग है। ऐसा नहीं है कि आप एक कंट्री की, दो दो कंट्री की सिटीजनशिप लेके बैठे हैं। ब्रिटेन की भी है मेरे पास, कनाडा की भी है, और मेरे पास इंडिया की भी है। नहीं, एक टाइम पर एक की ही हो सकती है। अगर आप इंडिया के सिटीजन है तो उस टाइम पर इंडिया के ही हैं, और पूरे इंडिया की टेरिटरी को एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। नाउ यहां पर कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स आए थे। अब यहां पर लैंडमार्क जजमेंट्स में आपको देखने को मिलेगा एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था, बेरूबरी यूनियन 1960 का केस, ठीक है। बेरूबरी यूनियन 1960 का केस है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम जब हम स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी वाला चैप्टर करेंगे। तो उस केस में यह कहा गया कि ये जो प्रियम्बल है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि ये किसी चैप्टर में मेंशन नहीं है ना, ये तो एक कवर है, बुक का कवर टाइप हो जाता है, वैसा है ये तो। जैसे आपने देखो कि आप कोई बुक खोलो, एक इंडेक्स होता है ना, तो उस तरीके का इंडेक्स है ये, एक तरीके का। लेकिन केशवनंद भारती का जो केस आया था 1973 में, इसका जजमेंट आया था 24 अप्रैल 1973। यहां पर 13 जजों की जो बेंच थी, उन्होंने यह बोला कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि ये हमें बताता है कि इंडिया का जो नेचर है और ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, और हमारा मेन काम क्या है? इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना ये हमारा सबसे मेजर काम है, वो प्रियम्बल बता देता है हमें।
इसलिए ये इंटीग्रल पार्ट है। फिर बोमाई केस आया था, एसआर बोमाई केस 1994 में, उसमें भी यही कहा गया कि प्रियम्बल जो है ये इंटीग्रल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को यह कहा था कि ये आर्टिकल 32 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो हार्ट एंड सोल है, ठीक है, इट इज एन हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो प्रियम्बल है ये पाइस पेपर है। पाइस पेपर का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेक्रेट डॉक्यूमेंट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक सेक्रेट डॉक्यूमेंट है। अब सीक्वेंस याद रखिएगा, सोवरेन पहले आएगा, फिर सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। और यह कहा जाता है कि जो माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है ना, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठकर 299 299 मेंबर्स जो थे, उनका माइंड रिफ्लेक्ट होता है प्रियम्बल में। वो प्रियम्बल पूरा बता देता है कि वो चाहते क्या थे, किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे, वो प्रियम्बल आपको बता देता है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। दूसरा, प्रियम्बल में कुछ चीजें मेंशन है, जैसे कि हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट एंड इनेक्ट किया था, अडॉप्ट एंड इनेक्ट किया था, एंड टू गिव आवर सेल्फ, कब, 26 नवंबर 1949 को, याद रखिएगा। और इसको इन्फोर्स कब किया था हमने, 26 जनवरी 1950 को। तो ये याद रखिएगा। और ये कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो हम लोग अपने आप को किस चीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, इंडिया को। जैसे ही हम ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर रहे हैं वैसे ही हम इंडिया को किस चीज में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक स्टेट के अंदर, ठीक है। और अब इस इंडिया का काम क्या होगा, इस इंडिया का काम होगा कि हम यहां पर आपका जस्टिस प्रोवाइड करें, लिबर्टी प्रोवाइड करें, इक्वालिटी प्रोवाइड करें एंड फ्रेटर्निटी प्रोवाइड करें, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आ जाते हैं इससे बहुत। तो यहां पर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप अपनी खुद से कुछ इंफॉर्मेशन अपडेट करना चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि जितना हम कमेंट बॉक्स में डिस्कस करेंगे उतना ही हम सबकी नॉलेज इंप्रूव होगी। क्योंकि नॉलेज जो होती है ना वो काफी उसको कहते हैं नॉलेज इज अ टेम्परेरी प्रोविजन, ठीक है, ऑल द नॉलेज इज टेम्परेरी। क्यों है, क्योंकि कभी भी कोई भी व्यक्ति हर चीज नहीं पढ़ सकता, और हर चीज जो भी पढ़ रहा है हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग होगा। तो जितने ज्यादा पर्सपेक्टिव जानने को मिलेंगे, जितने ज्यादा चीजें जानने को मिलेगी, उतनी ज्यादा नॉलेज इनहेंस होगी। तो कमेंट में जरूर से जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। और ये जो पूरी की पूरी सीरीज है आपको यहां पर मिलेगी, आपको पूरा इंटरनेशनल रिलेशन मिलेगा, पॉलिटिकल साइंस मिलेगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिलेगा, इंडियन पॉलिटी मिलेगा, ठीक है। पूरा मैं ऑलमोस्ट ट्राई करूंगा कि मैं यहां पर इस चैनल पर लगभग 80% जो यूपीएससी का सिलेबस है वो यहां पर इस चैनल पे पूरा कवर कर दूं, ठीक है। और इससे बाहर शायद आपको कुछ मिले। आपको अपनी एनालिटिकल स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, चीजों को लिंक करना पड़ेगा डेट्स के साथ, क्रोनोलॉजी के साथ, टाइमलाइंस के साथ, ठीक है। तब जाकर आपका हर चीज डेवलप होगा, आपकी आपकी रीजनिंग डेवलप होगी। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।